हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सत्तार हुसैन और आज हमारे साथ है ओम प्रकाश बिरदा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक ईपीएफओ में रैंक थर्ड हासिल किया है। और आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, जो जिन्होंने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। चलिए, और इनकी क्या जर्नी रही, कैसे इन्होंने तैयारी किया, तो सब कुछ आज इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा ओम प्रकाश बिरदा का। हेलो ओम, कैसे हो आप? Sir, I am good. Thank you. Thank you for your kind wishes. और सबसे पहले तो ओम, आप बताइए, अपने बारे में बताइए हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मतलब अपना अपने बारे में कुछ बताइए, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सर, मैं राजस्थान के सीकर जिले का निवासी हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन बीएससी में राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, जबकि मेरा एमएससी फिजिक्स में आईआईटी रुड़की से है। जी। और एमएससी ये आपका पहला जॉब है? यस सर। इससे पहले मतलब आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर आपने सिर्फ ईपीएफओ का ही प्रिपरेशन किया? सर, मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने उससे पहले भी आईएएस, आरएस, जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम दिए हैं। जी। तो उसमें आपका प्री या मेंस कुछ हुआ इस टाइप से या? आरएस में 2 बार मेंस लिखा है, सीएपीएफ में भी मेरा क्लियर हुआ था, पर मैं फिजिकल नहीं देने गया। जी जी जी। और चलिए, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना एक यूपीएससी ईपीएफओ में सिलेक्शंस के लिए, और सबसे पहली बात कि इतना अच्छा रैंक लाने के लिए। थैंक यू वंस मोर सर। और आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि एमएससी आपने किया है, ठीक है, आप एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उसके बाद फिर आपने आर्ट्स, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स थे, इसके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे। इसमें साइंस का एक जनरल साइंस था, एक नॉर्मल सी जनरल साइंस, जिससे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे नहीं गए थे, या फिर अगर क्वेश्चन भी पूछे गए तो 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपने पूरा टोटली आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड पे आए, तो ये कैसा, मतलब आपको साइंस से लेकर दोनों एरिया में आने में, मतलब वो किस टाइप की स्ट्रैटेजी आपने अपनाई या फिर कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सर, जब मैं आईआईटी में था एमएससी के दौरान, तो वो मेरा एक बैकअप ऑप्शन था, ताकि वैसे तो सिविल सर्विसेज मेरा प्रिपरेशन का मोटिव था कॉलेज टाइम से ही। तो आफ्टर एमएससी आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आई appeared for RS and IS exams. Then this notification comes. This exam is also a civil service exams. Syllabus is also very similar to what is in other IS or RS exams. Only sir, one part like accounts and labor laws, which was different from the other. Other was the same GS topics. So then I thought that this job is also a very good job, which has both office job and field job, which provide good diversity, and also syllabus was quite similar. So that's why I thought to give a chance to this exam also. तो जैसे कि आपका आपने बताया कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के लिए ही आपने, मतलब अगर अलग जैसे जैसे देखें कि आपने यूपीएससी का भी दिया है, राजस्थान के स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी दिया था, सीएपीएफ के लिए भी दिया था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपका जो एक अलग सा सब्जेक्ट आता है, तो वो आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, और इसके अलावा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो उन दोनों सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर, अकाउंट्स के लिए मैंने बेसिकली 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फॉलो किया। उसकी जो 4 बुक्स आती हैं बेसिक, वो फॉलो किया। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स थे जो कुछ सीए फाउंडेशन से और कुछ बीकॉम से सेलेक्टिवली स्टडी किया था। और सर, अकाउंट्स का जो कि मैं बैकग्राउंड नहीं था, तो कुछ डिफिकल्टी आती थी, तो मैं यूट्यूब पे कुछ क्लासेस ले लेता था जिस टॉपिक में मुझे और दिक्कत आती थी, तो वहाँ समझ लेता था, फिर वापस मेरे बुक से रिवाइज करता था। तो अकाउंट्स का तो बेसिकली यही था। और सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके लिए मैंने एक नेट जेआरएफ का पियर्सन पब्लिकेशन का बुक आता है, मैंने वो फॉलो किया था, और वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक था, तो उसको सिलेक्टिवली स्टडी करना होता है। इसके अलावा जो सर लेबर एक्ट्स हैं और लेबर कोड्स हैं, तो मैंने न्यू लेबर कोड्स और पुराने जो ओल्ड लेबर लॉज हैं, वो भी मैंने कंपेरेटिवली स्टडी किए थे, और मेनली मैंने बेयर एक्ट ही फॉलो किया था उनके लिए, और उनके खुद के नोट्स बना के और उनको भी कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया था। और जैसे कि देखा जाए तो यूपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे थे पहले से ही, ठीक है। यूपीएससी में अगर ईपीएफओ की इंग्लिश की बात करें, और इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे यूपीएससी, ये जैसे कि 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो यूपीएससी का इंग्लिश और यहाँ पे जो ईपीएफओ में इंग्लिश, यूपीएससी मतलब अगर हम लोग बात कर ले सीएपीएफ की,
या फिर यूपीएससी में जो अपना आईएएस का सीसेट होता है उसमें कंप्रीहेंशन पूछा जाता है अलग अलग से, और यहाँ पे जो ईपीएफओ में पूछा गया था जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब सारी चीजें पूछी गई थी। तो इसके लिए क्या आपने अलग से स्ट्रैटेजी बनाया था या फिर कुछ किस टाइप से किया था आपने? हाँ सर, जब ये आईएएस में जो इंग्लिश का पार्ट होता है वो मेनली कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस्ड रहता है, जबकि इसमें जो था वो एसएससी टाइप का होता है जिसमें यस। ग्रामर एंड वोकेब पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसके लिए मैंने एसएससी प्री लेवल का एक बुक लिया था और उससे ग्रामर का पोर्शन किया था और वोकेबलरी डिफरेंट सोर्सेज से तैयार किया था अच्छे से, कि जितना ज्यादा डाइवर्स वोकेबलरी तैयार किया जा सकता है उसको किया था। तो मेनली सर एसएससी प्री लेवल का कोई भी इंग्लिश का अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट का सोर्स या कोई भी बुक हो वो सफिशिएंट होता है इस एग्जाम के लिए। जी। और जैसे कि आपने जैसे आपका रिजल्ट निकल गया, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या एक्सप्रेशन था आपका जब आपको पता चला कि आपने थर्ड रैंक हासिल किया है, तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था? Sir, that was a great feeling which cannot be summarized in words. I was preparing for last 4 5 years for civil services, so this success come after a lot of hard work. So it matters a lot for me, for my family, and all my well wishers. So, sir, that was a very emotional and very proud moment for me, for my family, and all those who believed in me. चलिए, सबसे पहले तो अभी फिर से एक बार मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत Thank बड़ी you, बात sir. होती है कि आप, सबसे पहली बात तो पेशेंस रखना, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, मेंस दे रहे हो, प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है और फिर अचानक से अगर आ जाता है तो वो तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे जरूरी होता है कि इतना जैसे आप 4 5 साल से अपना टाइम वेस्ट करो और अगर आपका कुछ नहीं होता है तो फिर बहुत ज्यादा ये हो जाता है। Yes, sir. तो अच्छा, इसके बाद जैसे आपने रिजल्ट निकाला मतलब आपने ये तो थ्योरी मतलब आपका प्री का पार्ट हो गया, और इसके बाद आपका जो डायरेक्ट इंटरव्यू था इसमें मेंस तो था भी नहीं, तो मैं आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया था? सर इंटरव्यू तो एज एन इंटरव्यू नहीं है, पर्सनली टेस्ट होता है जिसमें डिसाइड योर नॉलेज, दे ओवरऑल जज योर पर्सनालिटी। तो सर जो इसका सर नॉलेज पार्ट है उसके लिए तो सर प्री प्री लेवल पे तैयारी हो चुकी थी, जो इसका रिटर्न पेपर था वही कुछ चीजें वापस स्पेशली जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, अकाउंट्स और लेबर कोर्स, इनको रिवाइज करना होता है। ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से सर मैं कुछ दोस्त थे, मेरे ग्रुप थे, हम आपस में डिस्कशन करते थे, ग्रुप वीडियो कॉल और 1 to 1 कॉल। तो उससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छा फीडबैक मिलता था, तो उससे काफी हेल्प हुई थी। अभिपीडिया के से आपको क्या फायदा मिला था? सर अभी पीडिया पे भी मैंने ऑनलाइन मॉक दिया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और जो मुझे फीडबैक मिला वो भी काफी हेल्पफुल रहा मुझे, और मैंने जो मिस्टेक थी वो करेक्ट करने में मुझे हेल्प किया अभी ने, और थैंक यू अभी फॉर दैट। और आपको जैसे हम लोगों ने पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी देते हैं, तो वो आपके लिए कितना बेनिफिट्स रहा था? Sir, that personalized bank is also helpful to some extents. They give you direction like what probable questions they may ask. So they help to some extent, and we also have to prepare thoroughly apart from that also. जैसे कि अभी हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के अलावा अभी फिर से एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते, और जो जैसे कि डायरेक्ट यूपीएससी ईपीएफओ है, जैसे एपीएफसी आ रही है, अपकमिंग एग्जाम एपीएफसी है, और तो एपीएफसी की तैयारी करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वो उस टाइप से मतलब किस टाइप से कर सकते हैं, या फिर कितना देर पहले उनको तैयारी कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, नोटिफिकेशन आने के बाद करनी चाहिए, तो क्या मतलब क्या सजेस्ट करना चाहते सर मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो सर उनको जो भी वो तैयारी कर रहे हैं उनको करता रहना चाहिए, क्योंकि सर नोटिफिकेशन आने में और मार्केट में खबर होने में काफी टाइम लगता है, तो तब तक वेट ना करते हुए दूसरे एग्जाम का तैयारी करना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आए तो ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट टाइम देता है 8 से 10 महीने का, बिफोर एग्जाम एंड बिटवीन द नोटिफिकेशन टाइम पीरियड। सो एनी पार्ट विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग कैन बी प्रिपेयर्ड इन दैट टाइम पीरियड। Till then, one should be preparing what he has been preparing. So one should not wait for notifications. So once notification come, then he can prepare very well, or and can cover topics also which he has not prepared till now. जैसे आपने एपीएफसी का बताया, तो सर स्टूडेंट्स चाहे वो सीएससी एस्पिरेंट हो या बैंक एसएससी कुछ भी, उसको अपना प्रिपेयर करना रहना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो काफी टाइम मिल जाता है जिसमें तैयारी किया जा सकता है, ना कि सर अभी से वेट करके रहें कि कब आएगा और कैसे आएगा, अभी से प्रिपेयर करें। तो वो मेरे हिसाब से राइट स्ट्रेटजी नहीं रहेगा।
और जैसे कि आप अपने बारे में बताइए मुझे कि जैसे आपने किस टाइप से आपका टाइम टेबल था, आपने कितने घंटे देते थे डेली का, अगर आप बात करें हम लोग तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, या फिर आपने किस टाइप से रूटीन बना के रखा था पढ़ने सर टाइम आवर्स तो कोई फिक्स नहीं होता है, वो तो जैसे एनर्जी और जो मूड होता है उस पर डिपेंड करता है। बट जो मेरा मेनली स्ट्रेटजी था वो मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। वन वाज इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। Second was sir EPFO special like labor laws, accountancy, and third was GS. So sir, I always try to give equal amount of time all these sections so that no part remains uncovered or less prepared. So that helped me a lot in my returns. I had a quite good score in returns. तो आप जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स भी हैं, तो उन एस्पायरेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर वन इज सर कि हार्ड वर्क तो करता रहना, एक्सपीरियंस को हार्ड वर्क तो फर्स्ट नेसेसिटी है। उसके अलावा सर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जिस इस कम्पिटिटिव माहौल में कई बार रिजल्ट अच्छी मेहनत करने के बाद में भी हमारे पक्ष में नहीं आता, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है कुछ, और अपने काम पे फोकस करते रहना। रिजल्ट विल फॉलो, इट मे टेक टाइम बट इट विल फॉलो वन डे। थैंक यू ओम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। तो फिर से हम लोग कभी बात करेंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपसे, जैसे आपने जो जितना भी अपने बारे में बताया, अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, आई होप उनको अच्छा लगे और मतलब उनसे कुछ फायदा ले सके वो। और आई होप, मुझे भी लगता है कि अगर वीडियो ये पूरा सुनते हैं वो, और आपके जो आपने जो स्ट्रेटेजी बताई अलग अलग, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट को इधर बांट दिया था, जीएस को अलग से कर दिया था, उसके बाद फिर आपका जो गैप और आपका इंडस्ट्रियल एंड लेवल होता उनको अलग से डिवाइड कर दिया था। अगर इस स्ट्रेटेजी और आपने जितने भी स्ट्रेटेजीज बताई उनको अगर फॉलो करें तो आई होप आप, मतलब आपने जैसे कि क्वालिफाई किया है वो भी एक दिन क्वालिफाई कर पाए। तो एंड Yes, sir. थैंक यू, हमें I भी। will be eager to help all my fellow aspirants. I was also looking for this kind of video. This can guide and motivate me. So, sir, it is very important for every aspirant. एंड थैंक यू हमारे पास भी टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Abhipedia.